फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धा विज्ञान क्लासेस। आज हम सभी जो हैं वो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका आपका जो भी उसमें टॉपिक्स है, जो भी उसमें रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगा वो आपको डिस्कशन कराया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, उस चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा, फिर डिटेल जानकारी दी जाएगी आप, ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या कर सकें और स्कोर कर सकें। रहा सवाल कि इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स वह सब्जेक्ट है जिसको हमारे जीवन में हर दिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को हम अर्थशास्त्र कहते हैं और अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि अर्थ है, यानी कि पैसे का साइंस, कि जो पैसे की साइंस बतलाता हो। तो जब हम जिक्र करेंगे अर्थशास्त्र का, तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास में मेनली जो हम पढ़ेंगे वो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास पढ़ेंगे। ऐसे तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का विकास का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबी कहानी है। आप जब हड़प्पा सभ्यता जाओगे तो वहाँ भी जिक्र आता है, आप जब मेसोपोटामिया सभ्यता में जाइएगा वहाँ भी जिक्र आता है कि बेबीलोन नाम का एक शहर था जो उस प्राचीन इतिहास का सबसे अमीर शहर था, जो अपनी सांस्कृतिक, अपनी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित था, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। तो हम अर्थव्यवस्था के उस इतिहास को नहीं जाएंगे, हम अर्थव्यवस्था के अपने इस भारत के इतिहास का परिचय जानेंगे, क्योंकि भारत को कहीं न कहीं इतिहास में उसे सोने की चिड़िया, विश्वगुरु या फिर गुप्त साम्राज्य को या गुप्त काल को जो है वो स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जब मुगल काल आता है तो मुगल काल में अकबर और शाहजहां तक के पीरियड को भी उसको स्वर्णिम काल के अक्षरों में गिना जाता है। और अकबर जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा शासक थे कि आप कह सकते हो कि अकबर को अभी इतिहास में कुछ सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की गई थी कि मानव इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन रहे हैं। ये वर्तमान और पत्रियों की बात नहीं है, पूरी मानव इतिहास का। तो उसमें एक अकबर का भी जिक्र आया था और अशोक का भी जिक्र आया था। तो अकबर जो थे, अकबर की कुल संपत्ति उनके समय की पूरे साम्राज्य की संपत्ति का 30% था। तो ये इतिहास है हमारे देश का, या हमारे देश की आर्थिक या अर्थव्यवस्था का जिक्र रहा है, कहानियां रही है, इसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो सामाजिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो या फिर सांस्कृतिक रूप से हो, किसी भी रूप में हो, ठीक है, कि चाहे सामाजिक रूप में हो या आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप में हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वो सामाजिक पहचान हो, आर्थिक पहचान हो, राजनीतिक पहचान हो या सांस्कृतिक पहचान हो। आप ये भी देखे होंगे कि हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में पैसे की वैल्यू ज़्यादा होती है। एक कहावत है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। रहा सवाल राजनीति को, तो राजनीति में भी कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं, और खास करके आज के संदर्भ में देखा जाए तो राजनीति में वही व्यक्ति सफल है जो पूंजीपति है या धन बल से ताकतवर व्यक्ति है, तो उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती है। तो ये इसलिए अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। और रहा सवाल कि भारत की अर्थव्यवस्था का, तो भारत में 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। उस शासन काल के दौरान फूट डालो और शासन करे की नीति अपनाई, हड़प नीति अपनाई, व्यापक सिद्धांत अपनाया, कई तरीके से उन्होंने शोषण किया। और इतना शोषण किया कि अंग्रेजों के आने से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी में 23 से 24% का योगदान देता था, कि जो ग्लोबल जीडीपी में, यानी कि जिस कंट्री का कभी ग्लोबल जीडीपी में योगदान जो है वो 23% से ऊपर था, वो अंग्रेजों के जाने के बाद 15 अगस्त 1947 या कह सकते हैं 1950 के दशक तक हमारी उस ग्लोबल जीडीपी में योगदान को घट करके 2 से 1.5% तक रह गया था। यानी कि अंग्रेजों ने लगभग 12 गुना ज्यादा हमें लूटा। वो किस तरीके से लूटा, कहाँ कहाँ लूटा, किस तरह से नियमों को लागू किए, हमारी पूरी जितने भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स था, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या कपास की खेती हो या चाय हो, कॉटन्स हो, कहा जाता है कि भारत को गुलाम बनाने में 5 वस्तुओं का योगदान रहा है। 5 वस्तुएं कौन कौन सी है? चाय है, कपास है, उसके बाद अफीम है, फिर नील है। तो ये चीजें हैं कि ये 4-5 वस्तुएं रही हैं कि अगर चाय, मसाले, कपास, नील और अफीम, अगर ये 5-6 वस्तुएं नहीं मिल पाता, जब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में, तो वो मसाला लेकर गया था।
उसने अपनी पूरी जो यात्रा में खर्च किया उसका 64 गुना उसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब वहां से उसका माथा ठनक गया, बोला अरे भाई भारत तो बड़ा बढ़िया चीज है, उसको जितना माने उतना लूट लेते हैं हम। मतलब हम इतना खर्च किए और एक मसाला लेके जा रहे हैं और उससे 64 गुना हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि उसके कुल रहने आने जाने का खर्च जोड़ करके भी उसे 64 गुना प्रॉफिट हुआ था। और ये सिर्फ वो कुछ मसाले जो उपहार में ले गया था, ऐसा नहीं कि वो व्यापार करके ले गया था, राजा ने उसे उपहार में दिया था कि ये हमारी तरफ से तोहफा है, आप ले जाइए। तो वहां से शुरू होता है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। हाँ, शुरू में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदे हुए। फायदा कैसे हुआ? क्योंकि भारत के व्यापारी थे वो सोने और चांदी में व्यापार करना जानते थे। वो बोलते थे हम आपके यहाँ के सिक्के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोना और चांदी में व्यापार करेंगे। तो सारा यूरोप से सोना और चांदी कहाँ पहुंचने लगा? भारत पहुंचने लगा। लेकिन जब उन लोगों की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी या उन लोगों की अर्थव्यवस्था जो है वो दिवालिया के होने के कगार पे गई, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि हम भारत को किस तरीके से लूटेंगे। तो पूरी साजिश के तहत भारत को क्या किया गया था, लूटा गया था। एक हमारे प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं उत्सा पटनायक, ठीक है, उनका जिक्र आता है, नाम आता है उत्सा पटनायक। तो उत्सा पटनायक ने अभी कुछ साल पहले अपनी किताब में एक जिक्र किया था कि जो भारत से 1700 यानी कि 1757 से लेकर के 1947 के बीच, चूंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और वहां से जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या किया था कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई थी। तो इस पीरियड के बीच में ये अनुमान लगाया जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा या उनके नियमों का प्रयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था से या भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर जो पैसे है वो क्या किया गया था, इंग्लैंड भेजा गया था। और 45 ट्रिलियन डॉलर आप ये समझ सकते हो कि वर्तमान में जो दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका है उसकी कुल जो जीडीपी जो है वो 30 ट्रिलियन डॉलर ही है। तो 30 ट्रिलियन डॉलर आज है और उन्होंने लूटा कब है, 1947 तक। यानी कि अगर देखा जाए तो 200 या 300 साल पहले 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। तो आज की अगर वैल्यू आप लगाओगे तो बहुत ज्यादा होगा उसका वैल्यू। तो ये अनुमान लगाया जाता है। तो हम इस चीज का जिक्र करेंगे, लेकिन सवाल है कि अर्थव्यवस्था का परिचय है कि अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था होती क्या है, किसे कहते हैं, उसका कौन सा सिद्धांत है, कौन सा उसकी विशेषताएं हैं। तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र को जानते हैं यानी कि इकोनॉमिक्स को जानते हैं। तो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह विषय जिसके अंतर्गत हमें आर्थिक क्षेत्रों, आर्थिक क्रियाकलापों एवं अन्य प्रकार के क्रियाकलापों, संरचनाओं, मुद्रा इत्यादि का अध्ययन कराता है, या वह विषय जो इनसे संबंधित चीजों के हमें जानकारी देता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, ये अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं होता है बल्कि पैसा होता है। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, विज्ञान। तो अगर आप एक शब्दों में कहोगे तो अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि साइंस ऑफ मनी, कि जो हमें मनी का साइंस समझा दे, जो हमें पैसे का विज्ञान, पैसे का साइंस समझा दे, वो विषय क्या है, अर्थशास्त्र है। तो ये अर्थशास्त्र है। लेकिन आगे हम अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के परिचय में सबसे पहले जानते हैं कि उपनिवेश, चूंकि अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया था, उपनिवेश बनाया था। तो उपनिवेश का मतलब होता है कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली या समृद्ध देश, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई देश किसी शक्तिशाली या समृद्ध देशों के अधीन रहता है, या फिर वो मान सकते हो कि कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के उसके क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों शक्तियों पे नियंत्रण करता है, कि वो सामाजिक रूप से प्रभावित करता है, आर्थिक रूप से प्रभावित करता है और राजनीतिक शक्ति को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जब ये तीनों अधीन रखता है और वहाँ की जनता को एक गुलाम की तरह ट्रीट करता है, तो वह व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है, उपनिवेश कहलाती है। जैसे भारत इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। क्योंकि भारत की सामाजिक को ले लो कि सामाजिक व्यवस्थाओं में भी अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दखलंदाजी किया। उन्होंने जाति प्रथा को देख करके या हमारे समाज में भेदभाव को देख करके उसका फायदा उठाया। तो सामाजिक तौर पर भी प्रभावित किया, आर्थिक तौर पे तो था ही, उसका जिक्र मैंने किया भी है कि 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के लिए गए। राजनीतिक, चूंकि वो पूरी व्यवस्था, कानून हो या न्याय हो या कोर्ट हो, कचहरी हो या अदालतें हो, कहीं भी हो,
सब जगह जो बड़े पोस्ट थे वो किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। तो वो चीजें जो हैं, या इंग्लैंड से, लंदन से हमारा क्या चलता था? कानून चलता था, सिस्टम चलता था, वहाँ के कानूनों को हम फॉलो करते थे। तो राजनीतिक चीज से भी उन्हें प्रभावित किया। तो वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे किसी देश को गुलाम बना लिया जाता है या वह उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जाता है, वह क्या कहलाता है? उस देश का उपनिवेश कहलाता है। अब हम जिक्र करेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब है कि वह प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं एवं अर्थ से संबंधित सभी प्रकार के क्रियाकलापों, अर्थ का मतलब हो रहा है यहाँ पे पैसे का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या जिक्र किया जा रहा है? पैसा बताया जा रहा है कि अर्थ का मतलब क्या हुआ? पैसा हुआ। तो वह सभी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों एवं अर्थ से संबंधित क्रियाओं को जो मानवीय आवश्यकता को क्या करता हो? पूरा करता हो, वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन जिन प्रकार की आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है या उसको संपादित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था में जैसे होता है कि कृषि हो गया, तो कृषि के द्वारा भी हम प्राप्त करते हैं, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गए, पशुपालन हो गया, संचार हो गया, कारखाने हो गए। तो इसका बहुत एक विशाल क्षेत्र है, ठीक है। अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा क्षेत्र है हम उसको उठा के कहीं भी रख देंगे, वो नहीं है, एक विशाल क्षेत्र है। अब एक चीज हम और जिक्र कर लेते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो वे सभी मानवीय क्रिया या वे सभी मानवीय क्रिया या सभी मानवीय जो कह सकते हो कि काम करने के तरीके जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता हो? आय या इनकम जनरेट होता हो। यानी कि जिस भी क्रिया से या जिस भी काम से हमें अपनी इनकम जनरेट हो रही है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। चाहे हम बैंकिंग में अपना योगदान देके करें, या हम दुकान खोल के किसी को सेवाएं दे रहे हैं, या कोई वस्तुएं उपलब्ध कर रहे हैं, उसके द्वारा भी हम इनकम को जनरेट करते हैं। कोई सरकारी नौकरी करता है तो वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इससे उनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है और वो सेवा दे रहे हैं। तो ये यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जिसके माध्यम से हमें आय प्राप्त हो या इनकम जनरेट हो, वे सभी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक इंसान को क्या होता है? इनकम को जनरेट किया जाए, यानी कि इनकम प्राप्त हो, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर अगर मान लीजिए कोई ट्रैवल एजेंसी है, किसी का ट्रैवल कंपनी खोल के रखा हुआ है, तो वो भले यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद क्या है कि वो उसी चीज से क्या कर रहे हैं? इनकम को जनरेट कर रहे हैं, यानी कि इनकम को प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया, या वो एक साधन हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि वैसा साधन जिसके अंतर्गत, या वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा वह साधन जिससे हम अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं या अपने लिए संसाधन जुटाते हैं, वो भी हमारी आर्थिक क्रिया है। तो ये सभी जो है वो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। इसके बाद आता है कि आर्थिक क्रियाएं या अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्यों को संपादित करता है। यानी कहता है कि जो आर्थिक क्रिया है वो अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्यों को संपादित करता है, कि दो प्रकार की चीजें, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या आर्थिक क्रिया हो, उसके माध्यम से हम दो चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। पहला यह है कि वो लोगों की या मनुष्यों की आवश्यकताओं को या उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के सेवा यानी कि सर्विस और वस्तुओं का उत्पादन करता है, यानी कि निर्माण करता है। तो पहली आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था में क्या होता है, चूंकि अर्थव्यवस्था के दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक सेवा है और एक उत्पादन है। तो अगर मान लीजिए किसी इंसान की आवश्यकता है चावल का, तो वो किसान के पास जाएंगे। अब किसान जो क्रिया कर रहे हैं या किसान की जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो चावल का उत्पादन करते हैं, वो भी आर्थिक क्रिया है। क्योंकि किसान क्या करेगा, उस चावल को बेचेगा, वो उससे अपनी इनकम को जनरेट करेगा, यानी पैसा कमाएगा। जिस व्यक्ति को चावल की आवश्यकता थी वो कहीं और काम करता होगा, यानी कहीं हो सकता है वो टीचर होगा तो वो सेवा दे रहा होगा, उसको पेमेंट मिला होगा, वो उससे चावल खरीदेगा। तो पहला जो आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था काम करती है उसके दो ही मेन काम है, ठीक है। पहला यह काम है कि वो लोगों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं और वस्तुओं का क्या करता है, निर्माण करता है, कि अलग अलग प्रकार की सेवाओं का शुरुआत करता है। जैसे आज AI है या फिर
टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आप पहले ध्यान से देखो कि आज से 10 साल या 15 साल पहले लोग बाइक इस्तेमाल करते थे तो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं करते थे, लेकिन आज तो शहरों में कई प्रकार की वो कैब सर्विस आ गई, रैपिडो आ गया है। अब उस बाइक जो पहले घर में पड़ा रहता था उसके माध्यम से भी लोग क्या कर रहे हैं, इनकम को जनरेट कर रहा है। तो वो एक नई सेवा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सर्विस दिया जा रहा है और उससे कुछ लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी अर्थव्यवस्था में क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। और दूसरा है कि लोगों को आय एवं रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराता है, कि चाहे आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था, तो किसी अर्थव्यवस्था में जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी उसके बढ़ने का या उसके विकास करने का, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार और आय के अवसर उतने ज़्यादा मिलेंगे। कोई इकोनॉमी जितना ज़्यादा अपने आप को बढ़ाएगी, जितना ज़्यादा अपने आप को आगे करेगी, या कह सकते हो कि वो अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण करेगी, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करेगी, या अलग अलग प्रकार की सेवाओं का जनरेट करेगी वो, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको आय और रोजगार ये दोनों के अवसर ज़्यादा प्राप्त होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले जाओ तो चीन को ले लो। चीन को कहा जाता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, यानी पूरी दुनिया में उसने अपने बनाए गए वस्तुओं से पूरी दुनिया को क्या कर दिया, बाजारों को एकदम भर के रख दिया। यानी कि आप मान लो कोई वस्तु लेते हो 10,000 में, चीन में सेम चीज़ें सेम क्वालिटी की मिल जाएगी आपको 2,000 में। अब हर व्यक्ति उसको खरीदता है, तो वो इतनी सस्ती वस्तुओं को बना दिया या इतने ज़्यादा मात्रा में वो वस्तुओं का उत्पादन करता है कि उसके यहाँ लेबर फोर्स की दिक्कतें नहीं है, वहाँ के लोग स्किल्ड है तो वो फैक्ट्रियों में काम कर लेते हैं और वहाँ से उत्पादित वस्तु क्या होती है, पूरी दुनिया में पहुँच जाती है। हमारे देश को ले लीजिए तो हमारे देश भारत की इकॉनमी जो है वो कहा जाता है कि कंज्यूमर बेस्ड इकॉनमी है, यानी कि हम जितना ज़्यादा खर्च करेंगे हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अब खर्च कैसे करेंगे, अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो खर्च भी नहीं होगा। तो जेब में पैसे के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी वस्तु का उत्पादन करिए या कहीं सेवा दीजिए, तभी आपको इनकम जनरेट होगा। अगर आप कोई वस्तु बनाते हैं तो उसको बेच सकते हैं बाजार में, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वस्तु बनाने नहीं आता है तो आप कोई भी सेवा दीजिए। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति बाल काटने का सैलून खोल के रखे हुए तो वो भी सेवा दे रहे हैं, वो उससे इनकम जनरेट करेंगे। तो अगर आपको सर्विस देने आता है या वस्तु का उत्पादन करने आता है तो आप इनकम को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कोई अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि वो अपना आकार जितना ज़्यादा बढ़ाएगा, जितने अलग अलग क्षेत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा। व्यवस्था क्या करती है कि दो प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। मैंने पहले बोला कि लोगों की आवश्यकताओं को, यानी कि उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरतों को वो पूरा दो चीज़ों से कर सकते हैं, या तो कहीं सेवा दे करके आय को जनरेट करें, उससे अपनी ज़रूरत की वस्तु को खरीद लें, या कोई वस्तु का उत्पादन करें, उसको बेच करके पैसा कमाएं और वहाँ से कोई दूसरी वस्तु खरीदें उनका आवश्यकता जो है। तो इसलिए है कि अर्थव्यवस्था जो है वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं को क्या करता है, उत्पादन करता है, यानी कि उसका जनरेशन करता है। फिर है कि लोगों को आय और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराता है, यानी कि अवसर देता है। अब आता है कि प्रमुख अर्थशास्त्री, दुनिया में कई इकोनॉमिस्ट हुए हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनकी दृष्टि में अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो अलग अलग है। इकोनॉमिक्स एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा सब्जेक्ट है, और इकोनॉमी जो है जिसके अंतर्गत कोई चीज़ें आर्थिक क्रियाकलाप तो क्या होती है, संपादित होती है। तो इस चीज़ है कि तो पहला जो है कि आर्थर लेविस, के एक आर्थर लेविस नाम के इकोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने अपने कथन में कहा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी भी देश के संपूर्ण, कि कोई भी देश, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, तो कोई भी देश के संपूर्ण व्यवस्था, यानी कि उसके संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर वहाँ के जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, पूरा करने के लिए संसाधनों का क्या करते हैं, वो उपयोग या उपभोग करते हैं। यानी कि कोई देश उसकी वो संपूर्ण व्यवहारिक स्ट्रक्चर या संपूर्ण व्यवहारिक संरचना, जिसके माध्यम से वहाँ के मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये आर्थर लेविस ने कहा था। एक और है जो ब्राउन नाम के इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका, यानी कि पैसा कमाने या अर्जन करने की एक प्रणाली है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, यानी कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए पैसों का अर्जन करते हैं। ये ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, एक प्रणाली है। इनका अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो वह है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, मिश्रण है। यानी कि एक समाज में जो भी व्यक्ति रहता है वो जिस भी प्रकार की आर्थिक क्रिया करता है जिसके माध्यम से वह अपने परिवार या अपनी जरूरतों को पूरा करता है, तो उन सभी का मिश्रण अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि हमारे समाज के लिए एक मजदूर और एक अरबपति बिजनेसमैन दोनों आवश्यकता हैं, क्योंकि अगर मजदूर नहीं होंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में कोई काम नहीं करेगा, और अगर वो नहीं होंगे तो फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को रोजगार की सुविधाएं कम मिलेगी। तो इसलिए समाज में वे सभी व्यक्ति, यानी कि समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का मिश्रण क्या है, अर्थव्यवस्था है। कि चाहे वो जिस भी प्रकार की आर्थिक क्रिया हो, कोई सेवा देता हो, कोई किसी वस्तु का उत्पादन करता हो, कोई कहीं काम करता हो, कोई कृषि करता हो, कोई पशुपालन करता हो, कोई डेयरी फार्म चलाता हो, अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, कि समाज के माध्यम से या समाज में जो व्यक्ति हैं वो जितने भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिसके माध्यम से वो अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। उसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा लोग कार्य को करके अपनी आजीविका को क्या करते हैं, चलाते हैं। यानी कि अपने जीवन को जीने के लिए, यानी अपने जीवन को उपार्जन करने के लिए, यानी कि जीवन से संबंधित चीजों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी लोग कार्य करते हैं और उस कार्य के माध्यम से जो आजीविका चलाते हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो भी अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता और एक व्यक्ति भी सब काम नहीं कर सकता है, तो अनेक व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं। कोई लोहे से संबंधित काम करते हैं, कोई स्टील से संबंधित काम करते हैं, कोई कोयले के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो अनेक जगह पे काम करते हैं। कोई कोयले के खदानों में काम करता है, कोई पढ़ाने का काम करता है, तो कोई डॉक्टर्स है, तो कोई इंजीनियर्स है, तो कोई वकील है, तो कोई सलाह देने का, यानी कि कोई जो है वो सलाह देने का भी काम करते हैं। कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है या कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट में विशेषज्ञ है, तो वो सब्जेक्ट से संबंधित सलाह देंगे। तो वे सभी काम जिसके माध्यम से वे अपनी आजीविका को चला रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब अर्थव्यवस्था का एक पांचवा अर्थ भी होता है कि एक ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के क्रियाओं का क्या होता है, संचालित या संपादित किया जाता है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि वे सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित या संपादित होती हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। अब आता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना और उसकी ढांचा कैसे है। संरचना का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था कितने भागों में विभाजित है या उसका विवरण जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो मेनली हमारी इकोनॉमी को वो कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, दुनिया में जितने भी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो, मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार भी आपको पढ़ाऊंगा आगे। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की संरचना या उसकी ढांचा का हम जिक्र करते हैं तो मेनली 3 चीजों का जिक्र किया जाता है। पहला है कि प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। कि प्राथमिक क्षेत्र को जो है वो हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का काम है कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर जो द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चे मालों की पूर्ति करता हो या कच्चे मालों के लिए उत्पादन करता हो, कि जो द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल की आवश्यकता है उसका जो क्षेत्र उत्पादन करता है या जो प्राथमिक क्रियाएं करता है, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि का काम है धान, गेहूं, अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन करना। पशुपालन के माध्यम से लोग गायों या कई प्रकार की भैंसों को पालन करते हैं, जिसके माध्यम से दूध निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि दूध से पनीर निकालते हैं, पनीर नहीं निकालेंगे, दही नहीं निकालेंगे, वो प्राथमिक क्षेत्र में दूध निकालेंगे, ठीक है। दूध से बाद में वो पनीर निकाली जाएगी और पनीर से जब मिठाई बनाई जाएगी तो मिठाई बनाना द्वितीय क्षेत्र है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में मैंने क्या बताया कि ये द्वितीय क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए कच्चे मालों की पूर्ति करता है। इसमें कई प्रकार की चीजें होती हैं। अब दूसरा है कि सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा वस्तु उत्पादित की गई थी, उस वस्तु को हम वैल्यू, यानी कि उसमें अपने मानवीय श्रम, यानी कि मानवीय इंसान अपना काम और अपनी कौशल, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसकी कीमत को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे हम जंगल से जब लकड़ी लाएं तो लकड़ी की वैल्यू कम है,
लेकिन इंसान अपने श्रम और अपने बुद्धि का प्रयोग करके जब लकड़ी से कुर्सी बना देगा, टेबल बना देगा, बेंच बना देगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि कच्चे माल का प्रयोग करके एक नई वस्तु में परिवर्तित करना, या जो क्षेत्र एक कच्चे माल को या प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को एक नई वस्तु के रूप में परिवर्तित करता है या उस वस्तु का उत्पादन करता है, वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र है कि ये जो है वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, ये दोनों को जो है वो सेवा, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये सेवा उपलब्ध कराता है, कि सर्विस देता है। जैसे अगर एक मजदूर है तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री से जो वस्तु बन रही है वे द्वितीय क्षेत्र है, और जो वस्तु के लिए कच्चा माल लाया गया है वो प्राथमिक क्षेत्र से लाया गया है। लेकिन मजदूर जो है वो वहां पे क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है। तो उसको वो वस्तु बनाने के बदले में क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। वो खुद वस्तु नहीं निर्माण कर रहा है, बना रहा है, और उसके बदले में उसको क्या दिया जाए? पैसा दिया जा रहा है। तो तृतीय क्षेत्र जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेरिटरी सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, कि जो हम सर्विस उपलब्ध कराते हैं। जैसे एक वकील है, तो मान लीजिए आपको कानूनी सलाह चाहिए, किसी केस में मुकदमे में फंस गए हैं, तो आप वकील के पास जाएंगे। तो वकील कोई वस्तु का निर्माण नहीं करेंगे, वकील कोई वस्तु को बेचेंगे नहीं, बल्कि वे आपको सर्विस देंगे, सेवा देंगे। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सेवा देते हैं, उस सेवा के बदले में आप उसको क्या देते हो? पैसे देते हो। तो किसी भी देश को अगर विकसित होना है, तो माना जाता है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था को विकसित होना है या वो डेवलप इकोनॉमी के रूप में जाना है, या किसी देश को डेवलप कंट्री के रूप में डेवलप होना है, तो उसे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि द्वितीय क्षेत्र जो है वो वस्तु की वैल्यू को बढ़ा देता है, और तृतीय क्षेत्र है कि कम जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आवश्यकता पूरा कर सकता है। जैसे अगर हमारे बिहार की बात किया जाए तो कहा जाता है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि भाई समुद्र नहीं है। तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे समुद्र नहीं है लेकिन वो डेवलप हैं। और अगर दुनिया में जाओगे तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि चारों तरफ से जो है वो भूमि से घिरे हुए देश हैं। वहाँ पे तो इकोनॉमी डेवलप है, वो एक डेवलप कंट्री है। तो डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि उनको पता था कि भाई हम प्राथमिक क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो दिक्कतें होगी, सेकेंडरी सेक्टर मेरे पास सुविधाएं नहीं हो चुकी, अगर मैं कोई वस्तु का उत्पादन कर दूंगा तो उसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लोगों को शिक्षित और स्किल किया। अब अगर मान लो किसी कंपनी का जो है वो कस्टमर केयर या जो सर्विस सेंटर खोल दिया जाए और वहाँ पे 50,000 लोगों को रोजगार दिया जाए, तो एक कारखाना जो है वो 50,000 लोगों को अलग अलग सेक्टर में क्या करेगा? रोजगार दे देगा। कॉल सेंटर बना दो, पटना में 5-6 कॉल सेंटर बना दीजिएगा, तो लोग सर्विस देकर के ही पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अब सोचो यहाँ पे तो वस्तु कोई नहीं किया गया, ना कोई फैक्ट्री लगाई गई और ना कोई कृषि में योगदान दिया गया। यहाँ पे लोगों को पढ़ा करके, लोगों को शिक्षित करके, इसीलिए कहा जाता है कि मानव जो है या मनुष्य जो है वो सभी संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि किसी देश का डेवलपमेंट कितना होगा ये वहाँ की जनता पे निर्भर करेगा, ये वहाँ की आबादी कितनी लायक है या कितनी स्किल है। अगर वहाँ की आबादी स्किल्ड नहीं है तो किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के लिए बोझ या श्राप साबित हो सकती है। लेकिन अगर हम उस जनसंख्या का सही इस्तेमाल करें, लोगों को सही शिक्षित करें, सही स्किल्ड करें, या अलग अलग कौशल या उनको अलग अलग कला या फिर आर्ट सिखाएं, तो शायद वो जनसंख्या जो हमारे लिए बोझ बन सकती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। तो इसलिए माना जाता है कि अगर किसी देश को डेवलप होना है तो सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये 2 सेक्टर पे ध्यान देना होगा कि आप वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। अब लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्र में रोजगार, तो कृषि क्षेत्र में जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। कोई भी व्यक्ति कृषि क्षेत्र में साल के 365 दिन रोजगार नहीं कर सकता। वहाँ पे ये संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को 365 दिन क्या दिया? रोजगार दिया जाए। और अगर ये संभव होता तो हमारे भारत में मनरेगा जैसे कार्यक्रम नहीं चलाने पड़ते सरकार को कि 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई थी। ये संभव नहीं है, ठीक है, कि आप कृषि क्षेत्र का विकास करके आप एक देश को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आप कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करिए और उन फसलों को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर दीजिए, या वहाँ पे इंडस्ट्री को लगा दीजिए। जैसे बिहार में आलू की पैदावार ज़्यादा होती है तो आप चिप्स के कारखाने लगा दो,
आलू की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लोगों को व्यवस्था की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर से आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, वानिकी यानी कि वन है, और मछली पालन है, कई प्रकार की चीजें भी है, कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, अंडा उत्पादन है। माने मेनली जो है कि प्राथमिक क्षेत्र वह है जहां पे हम कच्चे मालों का उत्पादन करते हैं या कच्चे मालों की आवश्यकताओं क्या करते हैं, कि जो द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल की आवश्यकता है उसको पूरा करने वाला जो सेक्टर होगा या जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। अब कृषि में बहुत सारी कृषि है, जैसे आप खदान का उत्पादन करते हैं, मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं, दलहन का, तिलहन का, शाक सब्जियों का, फलों का, फूलों का, अनेक प्रकार मसालों का उत्पादन करते हैं। तो कई प्रकार की चीजें हैं। आप नकदी फसलों का उत्पादन करते हो, मक्का का, आलू का, प्याज का, तो ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, यानी कृषि में एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा है कि द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, कि जिसमें हम उद्योग, पहले क्या करते हैं कि उद्योग लगाते हैं, यानी कि जैसी इकोनॉमी वैसा आप उद्योग लगाइए। अगर मान लीजिए कोई राज्य जो है वो कृषि में सबसे ज्यादा आगे है, तो वहां पे आप एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो क्या लगा दो, इंडस्ट्री लगा दो, कृषि पे आधारित उद्योग लगा दीजिए। अब उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुटीर, जिसको हम अति लघु या ग्रामीण उद्योग भी कहा जाता है। कि पहले क्या था कि हमारे देश में जो कुटीर उद्योग थे वो बहुत ज्यादा, या ग्राम उद्योग जो थे वो बहुत ज्यादा प्रचलित थे। जैसे गांव की महिलाएं वो डलिया या बाकी बांस की अलग अलग प्रकार की चीजें जो कला का निर्माण करती थी, तो वो मेनली कुटीर उद्योग था। अब भारत की जो इकोनॉमी थी यानी कि 100 साल या 200 साल पहले, वो आप एक चीज याद रखना कि कुटीर और लघु उद्योग के माध्यम से ही भारत जो है वो दुनिया की इकोनॉमिकल पावर था। यहाँ पर कई घरों में हथकरघा होता था, चरखे से वो सूत काटते थे, यानी कि वो खाली समय बैठ करके वेस्ट नहीं करते थे, वो इस्तेमाल करते थे, एक नई वस्तु का निर्माण करते थे बैठे बैठे। तो वो कुटीर उद्योग है जिसको हम अति लघु भी कहते हैं। फिर लघु उद्योग है यानी कि जिसको सूक्ष्म कहा जाता है, कि छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे हम आटा मिल, तेल मिल, आटा चक्की, इसका जब निर्माण करते हैं तो लघु उद्योग है। मध्यम उद्योग हो गया यानी कि मिडिल लेवल पे, कि जो मिडिल लेवल पे इकोनॉमी लगाते हैं या कोई उद्योग धंधा या कोई कारखाना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप छोटे मोटे कपड़ों का जो है वो एक कारखाना शुरू किए, तो उसको मध्यम है। फिर बृहद या बड़े, जैसे स्टील प्लांट, कि स्टील प्लांट है, बड़े बड़े चीनी मिल के कारखाने हैं, तो वहाँ पे जो लेबर फोर्स है या जो मानवीय पूंजी है उसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो ये चीज़ें कि उद्योग को भी हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, बृहद में बांटते हैं, मध्यम में बांटते हैं, लघु में बांटते हैं और कुटीर में बांटते हैं। फिर आता है कि निर्माण, कि द्वितीय क्षेत्र में निर्माण हो गया, जैसे हम बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी है। अब की निर्माण की वस्तु में, अब निर्माण में हो सकता है कि सीमेंट भी ले लो आप। तो जब सीमेंट, चूंकि अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो सीमेंट की आवश्यकता होगी, तो जब सीमेंट की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हमें खनिज यानी खनन करना होगा, क्योंकि सीमेंट उसी से बना सकते हैं, तो इसमें खनिज भी आएगा। फिर विनिर्माण है कि किसी वस्तु का हम निर्माण करें, या किसी जैसे अब लकड़ी से हम फर्नीचर उद्योग लगाएं तो वो भी निर्माण होता है। फिर गैस या बिजली या पाइपलाइन, कि जिसके माध्यम से किसी वस्तुओं को पहुंचाया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है, कि बिजली बनाई जाती है। तो बिजली जो है वो प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए हो सकता है कि सोलर लाइट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो सूर्य प्राथमिक सोर्स हो सकते हैं, लेकिन सूर्य के माध्यम से बिजली बनाई गई, यानी कि सूर्य की रोशनी को हम एक नए चीजों में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो ये द्वितीय क्षेत्र है। मेनली आता है तृतीय क्षेत्र। इसके जो क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है, यानी कि ये कोई छोटा बड़ा क्षेत्र नहीं है। इसमें रेलवे सर्विस हो गई, परिवहन हो गया, संचार हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, अन्य सेवाएं हो गई, बैंकिंग हो गया। तो ये सारे सर्विस, वकील हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सीए हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ये सभी जो हैं वो सर्विस दे रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी दुकानदार हैं वो भी सर्विस सेक्टर हैं, क्योंकि वो भी एक न किसी को ये सर्विस दे रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी, अगर मान लीजिए बाल बनाना है तो हम सैलून में गए, वो भी सर्विस दिया जा रहा है। तो अनेक प्रकार के सर्विस सेक्टर है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, ये कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, पहले याद रखिएगा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर किसी देश को डेवलप होना है, उसको विकसित देश के रूप में बनना है, तो वो या तो द्वितीय क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान दे या फिर तृतीय क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दे। अब द्वितीय क्षेत्र में मैंने बोला अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए बिहार को ले लो, तो बिहार में एग्रीकल्चर ठीक है, खेती होती है, बाढ़ की समस्या रहती है।
तो आप कॉल सेंटर बना दीजिए ना, कॉल सेंटर में क्या दिक्कत है। लोगों को सिखा दीजिए कि हाँ तुम अंग्रेजी की ट्रेनिंग ले लो, अंग्रेजी की स्पीकिंग कोर्स सीख लो। क्योंकि अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका के लोग जो है ना, उनको बाथरूम साफ करना रहता है तो वो खुद नहीं फ़ोन करते हैं, वो भारत में फ़ोन करवाते हैं। अब भारत से जाता है वहाँ पे फ़ोन, तो वहाँ के मैकेनिक जो हो जाते हैं बनाने, क्योंकि भाई वो बोलते हैं हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है, हम इतना पैसा कमा लिए, हम फ़ोन करें कि हमारा बाथरूम साफ करे आओ, या हमारे जो है वो मैकेनिक हमारा एसी खराब हो गया, वो भारत में फ़ोन करते हैं। आप सोचो कि अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में जो टेलीकॉम कंपनी है वो सर्विस या कॉल सेंटर कहाँ बनाई हुई है? भारत में, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। अब जाइए उन शहरों में, हैदराबाद जाइए, देखिए बड़े बड़े कॉल सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लो अमेरिका में किसी व्यक्ति को अमेजन से डिलीवरी लेना है या कोई ऑर्डर करना है वस्तु, तो ऑर्डर करेगा वो, ठीक है। अब वो ऑर्डर की जो कंफर्मेशन होगा वो भारत जाएगा और भारत से सर्विस सेंटर से ट्रांसफर होकर दिया जाएगा। और वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ, मतलब सोचो दूसरे की वस्तु है, दूसरे लोगों तक पहुँचाना है, अपना सिर्फ क्या लगाना है? दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाएगा, पैसा कमा लेना है। ना उसमें हमने कोई इकोनॉमी जोड़ा, ना हमने कोई वस्तु बनाई, ना हमने फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे खर्च किए। यानी हम सिर्फ कॉल सेंटर को निर्माण करके, आप निर्माण कर दो ना, 8-10 हज़ार लोगों को एक शिफ्ट में नौकरी दो कि भाई 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, 3 शिफ्ट, एक कॉल सेंटर में 30,000 लोगों को नौकरी। चलो जी, जगह पे आप पैसा कमा, 15,000, 20,000 जितना भी होगा पैसा दे दिया। अब एक चीज़ बताओ आप कि कोई व्यक्ति जो है वो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं घर के बगल में रह करके जॉब करूँ, कोई नहीं चाहता कि हम घर से बाहर जाकर कमाएं। अगर किसी व्यक्ति को आप दिल्ली में बोलोगे कि आपको 1 लाख रुपए का नौकरी मिल रहा है, और अब ये बोलोगे कि आपको घर के बगल में जॉब मिलेगा, बगल में आप जिले में जाइए, जिले में रोज काम करके घर लौट आइएगा, आपको 30 से 35,000 रुपये दे दिया जाएगा, वो घर वाला ज़्यादा चूज करेगा। क्योंकि हमारे बिहार के लोग परिवार या फैमिली के साथ रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। भले वो लोग मजबूरी बस में बिहार से पलायन कर जाते हैं, बात की बात है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कभी कि छठ होती है या होली होता है, दिवाली, इसमें में कितनी भीड़ रहती है, सभी लोग आता है। बताओ, उनको मन है तभी तो आ रहे हैं ना, वहाँ तो पैसे उनको नुकसान हो रहा है, फिर भी वो नुकसान सहते रहते हैं, बोलते नहीं कम से कम साल में 2 बार तो जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। तो ये एक चीज़ें हैं कि वो सामाजिक रूप से भी अच्छा होगा, आर्थिक रूप से भी अच्छा होगा, राजनीतिक रूप से तो अच्छा होगा ही, सांस्कृतिक रूप से भी कल्चर होगी। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि आप हर जॉब जो है आपको घर के बगल में मिल दिया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें बढ़ावा देनी चाहिए सरकार को कि हमें द्वितीय क्षेत्र में या फिर तृतीय क्षेत्र पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर पे तो है ही कि हमें आधुनिक कृषि की ओर बढ़ावा देना है, कि जितना से ज़्यादा हम मॉडर्न एग्रीकल्चर को अपनाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, सुविधाएँ होंगी। तो ये मेनली भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना था कि चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो। अब इसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि वह अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत या जिसमें उत्पादन के साधनों पर हक जो है वो निजी हाथों में या निजी क्षेत्रों में होता है। और इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का मुख्य मकसद जो है वो अपना निजी लाभ को कमाना होता है या निजी लाभ को अर्जित करना होता है। वो इकोनॉमी क्या कहलाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी है, तो अमेरिका में जो है वो सरकार अर्थव्यवस्था से चीज़ें में बहुत कम दखलंदाजी करती है। वहाँ पे कानून बना देगी, नियम बना देगी, लेकिन कौन सी प्रोडक्ट कैसे बेचना है। अब अमेरिका को ले लो ना, अमेरिका में जो है, अब अमेरिका को देखो, वो हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। वो दुनिया में अलग अलग देशों को हथियार बेचते रहता है, बोलेगा अरे हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी आप ले लो। उसका मकसद यह नहीं है कि वो हथियार, अब बताओ, आप सऊदी अरब में दे दिया गया था हथियार, जाकर के डील करके आए हैं सऊदी अरब के राजा लोग, कह रहे हमको फाइटर प्लेन दे दीजिए। अब फाइटर प्लेन का आप करोगे क्या? आपका पूरा इलाका जो है वो तो मरुस्थल है, अब उसमें फाइटर प्लेन का उड़ा गया, उसमें धंसा दीजिएगा नीचे कि ना धंस जाओ जी, है। अब वो किस देश से लड़ाई है भाई, बताओ, मतलब आपस में लड़ रहे हो। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस पे बेस्ड है कि उसको अपने फायदे देखना है, उसका अपना निजी लाभ देखना है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसको मेनली विकसित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं वो सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, या उनका के स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है उसी तरीके से है कि निजी हाथों में सबसे ज़्यादा है उनके यहाँ क्षेत्र। उनके यहाँ मान लीजिए रेलवे बनाना है अमेरिका में, तो वो किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, बोलेंगे आप रेलवे बना लो, हमको इससे टैक्स वसूल के दे देना बस। अब
अब वो पैसा कमाने के लिए फायदा तो कमाएगा, लाभ। तो इसलिए इसको विकसित, जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं वो पूंजीवादी, कुछ देशों को छोड़ करके जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है। चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, ठीक है। तो वे सभी जो देश हैं वो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक प्रकार है या उनके जैसा उदाहरण है। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, या इसको बोलते हैं साम्यवादी, यानी कि या तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों का अधिकार या स्वामित्व और संचालन की जिम्मेवारी सरकार के हाथों में होती है और इनका मकसद जो है वो सामाजिक कल्याण करना होता है। यानी कि वैसी इकोनॉमी या वैसी अर्थव्यवस्था का प्रकार जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर सरकार का कंट्रोल हो या सरकार का नियंत्रण हो या सरकार संचालित करती है, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी जो पूरे समाज की भलाई के लिए हो। इस प्रकार की व्यवस्था कौन सी है, रूस है, चीन है, क्यूबा है, सिंगापुर है और कई सारे देश भी है, ठीक है। वियतनाम है, अब वियतनाम को ले लो, वो भी एक क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है। यानी कि अब चीन में ले लो, चीन में जो है वो आप निजी संपत्ति बहुत कम रख सकते हैं। रूस में भी यही है कि आप निजी संपत्ति बहुत कम रख सकते हैं, आप निजी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसकी है, सरकार की है। आप चीन में जाके देखना, चीन की जैसे चीनी कॉमर्शियल कंपनी है या चीनी कॉमर्शियल बैंक है, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। आप चीन की टॉप 10 या टॉप 20 बैंक निकालोगे तो आपको 18 या 19 बैंक जो है वो सरकारी मिल जाएगा। मात्र 1 या 2 बैंक होंगे वो प्राइवेट बैंक होंगे। हमारे देश में आप निकालिए लिस्ट, HDFC बैंक नंबर 1 पे। आप अमेरिका में निकालो, JP मोर्गन, मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, HSBC बैंक। तो ये सारे बैंक जो है क्या है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। अब अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनी देखो, एप्पल देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, फेसबुक देखो, अमेजन देखो, गूगल देखो, ये सारे क्या है, सारे प्राइवेट कंपनी हैं, सारे निजी क्षेत्र की कंपनी हैं, सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो किसी व्यक्ति के नियंत्रण में चलती है। तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें सरकार का योगदान ज्यादा होता है या सरकार के नियंत्रण ज्यादा होते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब एक तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आप ये कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें जो है, जहाँ पे उत्पादन के साधनों पे जो हक है वो सरकार और निजी दोनों के पास होता है। और इसका मकसद क्या है, सरकार का मकसद है कि समाज का कल्याण किया जाए, अगर कोई निजी क्षेत्र है तो उनका मकसद अपने फायदे कमाना है, दोनों कह सकते हो आप। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिश्रण है। यानी कि दोनों के मिलने से जो अर्थव्यवस्था की प्रकार बनता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अधिकतर जो विकासशील देश है यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, उसका स्ट्रक्चर है। जैसे भारत में ले लो आप, तो भारत में सरकारी कंपनियां भी होती हैं, प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, और प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो सरकार के बनाए गए कानूनों या नियमों के अधीन थोड़ा होती है, उन पे नियंत्रण भी सरकार रखती है। अगर मान लीजिए आप सरकार की किसी बात को या किसी मांग को नहीं माने तो आपके कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, बैन भी कर दिया जाएगा, सरकार जो है उसको कब्जे में भी ले सकती है। तो यहाँ पे वो है कि निजी क्षेत्र में भी है और सरकार दोनों के नियंत्रण में रहती है। जैसे भारत में सबसे बड़ी कंपनियां रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, तो वो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। भारत में सरकारी कंपनियां भी हैं, ONGC है, IOCL है, HPCL है, BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये सभी भारत की बड़ी बड़ी, LIC है जो भारत की एक और सरकारी कंपनी है जो बड़े कंपनियों में से एक है। तो वो संगठन जहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था के प्रकार थे। आगे आपको जो है आगे के वीडियो में वो अर्थव्यवस्था के विकास बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ है। मेनली 2 विकास हुए हैं, एक हुआ है मौद्रिक विकास यानी कि मुद्रा का विकास, ठीक है, एक मौद्रिक विकास की चर्चा की जाती है और एक संविधि विकास की चर्चा की जाती है। तो अर्थव्यवस्था मेनली 2 चीज़ों से ही बड़ी है, क्योंकि पहले जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज वाला सिस्टम अपनाया गया था, यानी कि वस्तु से वस्तु,
फिर बाद में कमोडिटी प्लस मनी आया, यानी कि वस्तु और मनी के बीच में संबंध हुआ। तो इस प्रकार के मौद्रिक विकास हुई है, तो आपको वो जिक्र किया जाएगा और उसमें एक बिहार का जिक्र या बिहार का उदाहरण दिया जाएगा कि हमारे बिहार में किस प्रकार की इकॉनमी जो है वो बढ़ रही है या उसमें क्या क्या जो है कमियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे बिहार की इकॉनमी को नहीं बढ़ने में सहायक हो रहा है, यानी कि जो घाटे हैं उसका जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।